सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी कड़ी अपभ्रंश की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी स्थिति, जिसको हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, आज उसकी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, पब्लिक वीडियो है, ये लाइव लोग दिख रहे हैं। कृपया एक लाइक कर दीजिए। जितने लोग आ गए हैं एक लाइक तो बनता ही है, जिससे ये मालूम हो सकेगा कि आप लोग आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज की कक्षा की। और ये कक्षा मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट हिंदी और जो लोग पीसीएस का मेंस देते हैं या आईएएस का मेंस देते हैं, उनके लिए भी ये कक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। क्योंकि एक आपके यहाँ चैप्टर रखा गया है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में ये सारी भाषाएं भी के रूप में हिंदी साहित्य को चुना है, तो भाषा विज्ञान आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। और भाषा विज्ञान थोड़ा सा कठिन भी होता है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको भाषा विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बिना भाषा विज्ञान पढ़े नहीं रह सकते। तो इन सबसे प्रश्न आपके यहाँ पूछे ही जाते हैं। तो आज की जो शुरुआत में कर रहा हूं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी स्थिति, जिसका नाम है अपभ्रंश। तो चलिए शुरुआत करता हूं अपभ्रंश की, और आप लोग बताएंगे कि अपभ्रंश का समय क्या है। क्योंकि पिछली कक्षाओं में मैंने जब इनका विभाजन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश का जो समय है वो कहां से कहां तक है, कब से कब तक है, अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है। अब अगर संभव हो तो आप लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें और कमेंट बॉक्स में आए और बताएं। सीटेट की क्लास शाम को होती है, यूजीसी नेट की क्लास सुबह होती है। ठीक है, सीटेट की कक्षाएं शाम को और यूजीसी नेट की कक्षाएं सुबह होती हैं। तो विजय बहादुर जी ने लिखा है 500 से 1000 ईस्वी। यादव सैनी लिखा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। जितेंद्र यादव ने गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग इसका बहरहाल जवाब नहीं था, सही जवाब आपको देना चाहिए था। चलिए शुरुआत करता हूं अब अपभ्रंश की। तो आर्य भाषा की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम क्या है? अपभ्रंश कहा गया है। व्याधि और महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत के मानकों से भिन्न संस्कृताच्युत और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। किसने? पतंजलि और व्याधि ने। ये प्रश्न पूछा जाता है, व्याधि और पतंजलि। व्याधि और पतंजलि ने क्या कहा? जो संस्कृत भाषा से गिरी हुई भाषा है, जो संस्कृत भाषा के मानकों पर खरी नहीं उतरती है, उससे जो गिरी हुई भाषा है, उसको व्याधि और पतंजलि ने क्या कहा? इसको अपभ्रंश भाषा की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का जो ये शब्द है, इसका मतलब होता है गिरा हुआ, गिरा हुआ या पदच्युत। तो जो गिरी हुई भाषा है उसको क्या कहते हैं? इसे हम एक मिनट, थोड़ा सा आप सब इंतजार करिएगा। चलिए ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपभ्रंश भाषा की। तो बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम भाषा की संज्ञा किसको दी जाती है। तो आपको जवाब देना है कि ग्राम भाषा किसे कहा जाता है। तो दंडी और जो हमारे दूसरे रचनाकार हैं इसको गिरी हुई भाषा कहते हैं, लेकिन वाग्भट्ट और हेमचंद्र, वाग्भट्ट और हेमचंद्र,
वाग्भट और हेमचंद्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने इसको क्या कहा है, इसको ग्राम भाषा की संज्ञा दिया है, ग्राम भाषा। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा किसने कहा है, तो आपको जवाब ये देना है कि वाग्भट और हेमचंद्र ने इसको ग्राम भाषा की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर और हमको ध्यान में क्या चीजें रखनी है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा है कि अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। वो कहते हैं कि जो भारत की भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं हैं, उसके विकास की एक कड़ी के रूप में, आर्य भाषा की एक कड़ी के रूप में अपभ्रंश भाषा को मानना चाहिए। तो अपभ्रंश भाषा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं क्या हैं। तो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक इसकी उन्नति हुई है, 7वीं सदी से लेकर 11वीं तक। तो जो अपभ्रंश के फलने और फूलने का समय है वो 7वीं से 11वीं सदी का है। वैसे तो इसकी शुरुआत 5वीं से मानी जाती है, लेकिन जो 6वीं और 7वीं शताब्दी है इसमें अपभ्रंश का विकास बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा है इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं और अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले किसी भाषा के व्याकरण को जानने से पहले उसके वर्णमाला को जानना चाहिए। तो वर्णमाला से क्या क्या प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। वर्णमाला पूछेगा कि अपभ्रंश की जो वर्णमाला है उसमें स्वर कितने हैं और उसमें व्यंजन कितने हैं, ये प्रश्न आपके यहाँ यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्वरों की चर्चा करते हैं। स्वर में सबसे पहले दो भाग में बांट लें इसको, एक को हम कह लें ह्रस्व और दूसरे को हम कह लें दीर्घ। स्वरों के अंतर्गत हमने दो भाग कर लिए, एक को हमने ह्रस्व कर लिया और दूसरे को क्या कर लिया, ह्रस्व, और एक को हमने कर लिया दीर्घ। दुनिया मेरे आगे आलोक से क्यों भागे सर, ये क्या है? प्रश्न ये तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ही चर्चा करिए, ज्यादा अच्छा है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से इन्होंने माने हैं, आ ई उ ए और ओ। ध्यान रखिएगा, आ ई उ ए और ओ, ये जो स्वर है इसको ह्रस्व के नाम से जाना जाता है। जबकि पाली में यह ह्रस्व स्वर कौन से थे, पाली भाषा में आपको याद होगा आ ई उ और ए के ऊपर भी इस तरह से चंद्र था और ओ के ऊपर से भी इस तरह से चंद्र था। तो इसको हम पाली भाषा के स्वर मानते हैं। जबकि जो हमारा अपभ्रंश भाषा का स्वर है वहां पर ए के ऊपर इस तरह से चंद्र लगा मिलेगा आपको और ओ के ऊपर भी आपको चंद्र लगा मिलेगा। तो इन दोनों के ऊपर जहां आपको चंद्र लगा मिलेगा वो ह्रस्व स्वर होंगे। याद रखिएगा, ये ए और ओ को आप देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दीर्घ स्वर हैं, ये सदैव ह्रस्व स्वर है। कहां, अपभ्रंश भाषा में। और दीर्घ भाषा जो इनका स्वर है, दीर्घ की श्रेणी में हम केवल 5 को रखते हैं। वो कौन कौन सा है, दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, और दो और मिलते हैं, इसी के मुंह पर से हटा देंगे तो ए और ओ। अब आपने ये देखा कि अपभ्रंश भाषा में क्या नहीं मिलता, अपभ्रंश भाषा में आपको अ और औ नहीं मिलता, अपभ्रंश भाषा में अंग और अह नहीं मिलता, अपभ्रंश भाषा में आपको री और री नहीं मिलती। तो ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपको बनाएगा, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंग और अह, री और री, ऐ और औ तो मिलेगा, लेकिन वो केवल ह्रस्व रूप में मिलेगा
और उसके ऊपर इस तरह से चंद्र लगा रहेगा। तो हमने ये देखा कि अपभ्रंश भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपभ्रंश भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। इसको आप नोट कर लेंगे कि अपभ्रंश भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। प्रदीप यादव जी, सीटेट की कक्षाएं चल रही और सीटेट की कक्षाएं शाम को चलती हैं, ठीक है। सीटेट की कक्षाएं शाम को, यूजीसी नेट की कक्षाएं सुबह। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि री इसमें लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण री हो गया था। जो री यहां पर कहीं कहीं प्रयोग में मिलता है लेकिन इसका उच्चारण किस तरीके से होता था, रा में छोटी की मात्रा के जैसे इसका उच्चारण होता था, ठीक है। अब ये तो आपने ये जान लिया कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते थे। ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो शाम को क्लास में उपस्थित रहें। शाम को हमारे यहाँ सीटेट की कक्षाएं चलती हैं और अगर आपने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया, हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप सबको ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए। ग्रुप में जुड़ने के लिए जो हमारा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, उस पर आप सीटेट लिखकर भेज दीजिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। गुच्छ स्वरों की संख्या जो है इसमें काफी बढ़ गई थी और कुछ शब्द ऐसे हैं जो तद्भव यहां पर बन गए। जैसे लज्जा शब्द था तो लज्जा शब्द लाज बन गया था, कहां पर, अपभ्रंश में ही। अब यहां पर और क्या पूछेगा, इनके व्यंजन पूछेगा कि अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या कितनी थी। अभी तो हमने देखा अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, अब हम देख लेते हैं अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या। बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है हमको, केवल सूचनात्मक रूप से आपसे प्रश्न यहां से पूछे जाने हैं। चलिए, तो जो व्यंजन है, व्यंजनों में हमको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, बस हमारे पंचमाक्षर जो है ये नहीं है। तो इस वर्णमाला में अंगा, इया, ना, शा और दंत शा, ये वर्ण आपको नहीं मिलते हैं। कौन कौन से, अंगा नहीं मिलता, इया नहीं मिलता, ना नहीं मिलता, तालव्य शा और ये मूर्धन्य शा आपको नहीं मिलते हैं। अर्थात कितने वर्ण आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर 5 वर्ण नहीं मिल रहे हैं व्यंजनों के रूप में। किस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। अंगा, इया, ना और तालव्य शा, ये 5 वर्ण आपको यहाँ पर अपभ्रंश में देखने को नहीं मिलेंगे। यही प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा कि क्या अणा का प्रयोग अपभ्रंश में किया जाता है। तो आप सब बताइए, अणा का प्रयोग अपभ्रंश में किया जाता है कि नहीं, जल्दी बताइए। नहीं किया जाता, बढ़िया। हाँ ठीक है, तो ये सामान्य तौर पर प्रश्न है, लेकिन जब आप टीसीएस मेंस के तहत अगर इस विषय को रखते हैं और लिखते हैं तो ये थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। फिर आपको इसमें और बताना होगा कि इसमें संज्ञा कौन कौन सी प्रयोग की जाती थी, इसमें विभक्ति चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किए जाते थे, कारकों का क्या स्वरूप था, लेकिन परसर्ग किस तरह से प्रयोग किए जाते थे। लेकिन आपके यहाँ यूजीसी नेट में केवल इसी तरह के सूचनात्मक प्रश्न ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ अपभ्रंश है, अपभ्रंश को गिरा हुआ, विभ्रष्ट आदि भी कहा जाता है। अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं, गिरा हुआ या विभ्रष्ट के नाम से भी जानते हैं। अपभ्रंश जो भाषा है हमारे यहाँ, इसकी एक और खास बात है,
इन्हीं अपभ्रंशों तक आकर ही हमारी नई आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। सर मां का प्रयोग किया जाता है अपभ्रंश में। हाँ जी, मां का प्रयोग किया जाता है, केवल वो 5 वर्णों का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं होता है। तो स्वर पूछेगा अपभ्रंश का, स्वर व्यंजन पूछेगा, पाली के स्वर और व्यंजन, प्राकृत के स्वर और व्यंजन, बस इसी तरह के सूचनात्मक प्रश्न, कब से कब तक इनकी शुरुआत है, इसको किसने क्या कहा है, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से भाषाओं का विकास हुआ है और अपभ्रंश वेद तक आने के बाद कैसे इनको हम अलग से पढ़ेंगे। आप देख चुके हैं इस ग्राफ को, संस्कृत से शुरुआत होती है, संस्कृत से पाली पर हम आते हैं, पाली से प्राकृत पर आते हैं और प्राकृत से अपभ्रंश पर आते हैं। अपभ्रंश पर जब पहुंचते हैं तो यहीं से सभी जितनी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म होता है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं में जैसे हम देखें कि किस अपभ्रंश से किसका जन्म होता है और वो कौन कौन से अपभ्रंश हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। तो पहला अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरे अपभ्रंश का नाम क्या है हमारे? जी हाँ बताइए। जितेंद्र यादव, मेरा तो कोई रिप्लाई नहीं करते, आप कभी प्रश्न ही नहीं पूछते, आप अगर वाजिब प्रश्न पूछे तो सभी जवाब दिया जाएगा। हाँ, सौरसेनी अपभ्रंश। कोई कह रहा शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन करिए 60-65 पर, तो 60-65 पे जब मैं आंदोलन के लिए उतरता हूं और शिक्षा मित्र लेके बंदूक मुझे ढूंढते हैं, तब आप लोग कहां चले जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी, वो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते, तो आप लोग काउंटर भी नहीं करते हैं, तो कैसे आपका साथ दिया जाए? मैं 1-2 वीडियो डाला जिसपे मैंने आपकी सपोर्ट के लिए वीडियो बनाया और मैं उतरा, और उसमें लोग अभद्रता पर उतर गए कि जो है ये शिक्षा मित्रों का विरोधी है या आरक्षण विरोधी है, तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। तो ठीक है भाई, मैं केवल पढ़ने पढ़ाने पर ही ध्यान दूंगा, ये आंदोलन आप लोग ही करिए, जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो आंदोलन किस बात का मैं करूं। बहरहाल, तो ये जो है सौरसेनी है। दूसरा अपभ्रंश है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के बाद जो तीसरा अपभ्रंश हमको देखने को मिलता है, इसी का आधा रूप अर्धमागधी अपभ्रंश। पहला सौरसेनी, दूसरा मागधी और तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। और चौथा अपभ्रंश हमको देखने को क्या मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्राचड़ या खस अपभ्रंश कहते हैं। ब्राचड़ या खस। अब इन अपभ्रंशों को हम अच्छे से समझ लें तो हमको बहुत आसानी होगी। सुमन जी ने लिखा है कि सर हमें आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे मिलेगा? आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ी होंगी तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए हमारे। कैसे जुड़ना है? 96 28 95 92 37 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, तो क्लास के पहले और क्लास के बाद हम लोग बातचीत कर लिया करेंगे, बीच में केवल पढ़ाई करेंगे। बीच में बातचीत करने का मतलब ऐसे होता है जैसे कव्वाली चल रही है और बीच में 10 रुपए का पुरस्कार आ जाता है, तो फिर कव्वाली गाने वाला कव्वाली गाना छोड़ के और कहने लगता है कि भाई 10 रुपए का पुरस्कार आया है, भगवान इनकी झोली भरे। तो इस तरीके से अगर पढ़ाने के बीच में कोई और कमेंट आपका आता है तो मैं भी उसी कव्वाली की तरह से अपनी राग बदलूं और कमेंट का जवाब दूं। इसलिए स्वाभाविक है कि पढ़ाते समय केवल पढ़ाने वाली बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो इस तरह से हमको कव्वाली वाला रूप धारण नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राचड़ और खस अपभ्रंश, इन्हीं अपभ्रंशों से ही जन्म हुआ है किनका? जो हमारी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अब उन्हीं बोलियों का हम अलग से अध्ययन करेंगे और अपने 4-5 प्रश्न यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे।
ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग बोली, भाषा, उपबोली का। अब एक एक चरण उसके देख लेते हैं कि भाषा जो है वो सबसे बड़ी कड़ी है और उससे जो छोटी कड़ी होती जाती है तो उसका रूप किस तरह से बदलता जाता है। तो भाषा हमारा सबसे बड़ा और बृहद फलक है। भाषा, भाषा का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। मुख्यतः भाषा होती कितने प्रकार की है? मुख्यतः भाषा होती दो प्रकार की है और वो कौन कौन सी है? एक को हम कहते हैं मौखिक और दूसरे को कहते हैं लिखित। एक तीसरे प्रकार की भाषा का भी जन्म हो गया है जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा जो होती है वो लिखित भी होती है और क्या होती है, मौखिक भी होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाषा से छोटा रूप क्या होता है और भाषा की शुरुआत कहां से होती है उसको भी देखते हैं। तो भाषा एक बृहद फलक है, इससे छोटा रूप क्या हो जाएगा हमारा, उपभाषा हो जाएगा। उपभाषा या विभाषा। यूजीसी नेट में क्रम लगाने का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस लगाने का प्रश्न अधिक पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में तो सीक्वेंस लगाने के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस लगाने के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो ये भाषा वाला प्रश्न है यहाँ पर सीक्वेंस लगाने वाली जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी चीज आपको पढ़ाई जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको क्रम में लगाएंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम तो देखें यहां पर उपभाषा। उपभाषा से जो छोटा रूप है, उपभाषा से जो छोटा रूप है उसे हम बोली के रूप में जानते हैं और बोली से जो छोटा रूप होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं, क्षेत्रीय बोली के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, इससे जो छोटा रूप होगा उसे हम व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं। अब हम देखें कि मान लीजिए भाषा कौन सी हम एक रख लें, कोई एक बड़ी भाषा रख लें, जैसे हमने यहां रख लिया हिंदी। हिंदी क्या है, एक भाषा है जिसका एक बड़ा बृहद फलक है। भाषा से एक जो छोटा रूप बनता है उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की कुल कितनी विभाषाएं हैं, हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। तो हम देखते हैं हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषा या विभाषा। कितनी? 5। तो 5 उपभाषा या 5 विभाषा होती है और इसके जो और हम नीचे उतरेंगे तो होती है बोलियां। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 प्लस 1। तो कुल मिलाकर हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब में क्या देना है, 18 बोलियां ही देना है। अब बोलियों के आगे आप बढ़ेंगे कि क्षेत्रीय बोलियां कितनी हैं, तो उनकी काउंटिंग अभी नहीं है, वो कभी घटती है कभी बढ़ जाती है। अब एक ही बोली से कई तरह की बोलियां हमारी आ जाती हैं। जैसे हमारी एक मान लीजिए अवधी को ले लेते हैं। अवधी क्या है, बोली है, लेकिन अवधी के ही कई संस्करण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप उन्नाव चले जाइए तो वहां बैसवाड़ी है, बैसवाड़ी। तो बैसवाड़ी जो है यह भी अवधी का एक रूप है ना। बैसवाड़ी क्या है, अवधी का एक रूप है। तो एक बोली से भी कई छोटी छोटी क्षेत्रीय बोलियां निकल जाती हैं। ठीक है, तो अवधि से भी छोटा रूप क्या हो जाता है, बैसवाड़ी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये व्यक्ति बोली क्या है, तो व्यक्ति बोली का मतलब होता है कि जब बोली में भी
मान लीजिए आप इलाहाबाद से हैं, तो इलाहाबाद में जो लोग आए हो या गए हो, तो यहाँ के जो आम लोगों की भाषा है, सब्जी बेचने वाले की भाषा है या दूध बेचने वाले की जो भाषा है, उसमें आपको और शहर की जो मुख्य वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, उसकी भाषा में काफी अंतर देखने को मिलेगा। सब्जी बेचने वाला क्या कहेगा कि लेबोगा कि न लेबोगा, खाबोगा जाबोगा, वो हर चीज में आपको गा लगा देगा, भविष्यत लकार का प्रयोग करेगा, गा गेगी का प्रयोग कर देगा। आप यही अगर क्षेत्रीय भाषा में अवधि को देखने जाए इलाहाबाद के, तो वहां किस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, वहां करेंगे कि बसा आए कि नहीं आए, घरा जाबा कि न जाबा, तो घरा बसा खितवा नहरिया, सब में क्या है, वो अ की मात्रा को जोड़ देते हैं, वा की मात्रा को जोड़ देते हैं। तो ये जो एक नया संस्करण आ जाता है, वो हम व्यक्ति बोली के आधार पर भी करते हैं। कुछ लोग स्टाइल भी बना लेते हैं बोलने का। अगर वही स्टाइल क्या है, बहुत बृहत फलक में पहुंच जाए, बहुत दूर दूर तक पहुंच जाए, तब उसका विकास भाषा के रूप में हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जितनी ये बोलियां हैं, अगर ये विकसित हो जाए और इनका प्रचार प्रसार हो जाए, तो ये भाषा भी बन सकती है। यहाँ पर एकदम ओपन सिस्टम है, अगर कोई चाहे कोई बोली मेहनत करके वो भाषा तक पहुंच सकती है, वो भाषा बन सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक का अध्ययन करेंगे। बहरहाल अपने चैनल पर भी मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ, बोली और भाषा, और मुझे ये पूरा पूरा लगता भी है कि आप लोगों को बोली और भाषा एकदम से रटा हुआ होगा। कुल कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोली और भाषा और उनकी विशेषता नहीं आती है, नहीं रटी है, बताएं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको बोली भाषा, विभाषा, अपभ्रंश नहीं पता है? कोई कमेंट नहीं आ रहा है सर मुझे। अच्छा, प्रियांशी सिंह, आपको नहीं मालूम, ठीक है। और किसे नहीं मालूम है? सर कब से क्लास शुरू किए? तो क्लास तो मेरी 27 मिनट हो गया, आधा मेरे को आती है। चलिए अर्जुन जी, सर हमें सर पता है बट कंफ्यूजन हो जाती है। अनुगुप्ता सर मुझे सुमनलता नहीं आता। अच्छा बढ़िया, ठीक है, नहीं आता तो ये भी खुशी की बात है कि आप लोग सीखेंगे। आता है तो उससे ज्यादा खुशी की बात है कि आपको आता है। कोई बात नहीं, चलिए हम शुरुआत करते हैं कैसे इसको हम एकदम क्लियरली समझ लें आज। सबसे पहले हम अपभ्रंश के विषय में जानेंगे। अपभ्रंश है क्या? जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाषाएं चलती हैं तो घिसते हुए चलती हैं। वो क्या होता है उसमें, घिसते हुए कैसे चलती हैं? घिसते हुए चलती हैं। मान लीजिए कोई एक शब्द था हरिद्रा। हरिद्रा शब्द जब पहली बार बोला गया तो हरिद्रा बोला गया, लेकिन ये परंपरा के रूप में आज हमको कितना मिला? हल्दी मिला केवल, बाकी खत्म। हमने शुरुआत किया दुग्ध से, हमको दूध मिला। हमने शुरुआत किया अंग्रप्रौछा से, और हमको क्या मिला? अंगौछा मिला। इस तरीके से जो यात्रा इन्होंने किया, जो इन्होंने यात्रा किया, ये यात्रा कहां तक किया और कहां से इनमें परिवर्तन आया। तो मैंने वो पूरा परिवर्तन आपको दिखाया कि हमारे संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी थी, वैदिक से लौकिक संस्कृत में आए तो स्वरों की संख्या कितनी हुई, लौकिक के बाद पाली में आए तब स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, प्राकृत में आए तब भी कितनी संख्या हुई, और अपभ्रंश में आए तब कितनी हुई। तो अपभ्रंश तक पहुंचते पहुंचते भाषा में एक नया बदलाव, नया परिवर्तन आ गया था। इसीलिए जो प्रदेश, जो जगह पर जो अपभ्रंश बोला जाता था, उसी के आधार पर उस भाषा का नामकरण हो गया। क्योंकि
अब हम एक एक अपभ्रंश को देख लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं अपभ्रंश और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जो उसकी विभाषाएं हैं, अपभ्रंश, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विभाषा। ये आपको एकदम से नहीं भूलना है। जैसे अपभ्रंश है सबसे पहला सौरसेनी। सौरसेनी के विषय मैंने आपको बताया था, राजा सूरसेन का जनपद है ये। किसका जनपद है? सूरसेन का जनपद। वर्तमान में ये कहां है? जल्दी बताइए कि सूरसेन जनपद वर्तमान में कहां है, किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताएं। कल मैंने बताया था आप सबको, सूरसेन जनपद वर्तमान में कहां है? मथुरा। वंदना सिंह ने बढ़िया जवाब दिया, मथुरा में है। अब इस सौरसेनी से कितनी विभाषाओं का जन्म हुआ है, यह प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है कि सौरसेनी से कितनी विभाषाओं का जन्म हुआ है। तो सबसे पहली जो विभाषा है जिसका सौरसेनी और सौरसेन का जनपद जो था वो भी वर्तमान में मथुरा है, और इसके आसपास की जो बोलियां थी, उसके आसपास की जो भाषाएं थी, उसमें कितनी विभाषाएं आती हैं? सबसे पहले आती है आपकी पश्चिमी। पहली आएगी पश्चिमी, दूसरी आएगी राजस्थानी, तीसरी आएगी पहाड़ी। तो पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीन विभाषाएं किससे होती हैं? सौरसेनी से होती हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि जो ये सौरसेनी अपभ्रंश है इसको कैसे याद करेंगे। किससे पश्चिमी का जन्म हुआ, इससे राजस्थानी का जन्म हुआ और इससे पहाड़ी का जन्म हुआ, ये तीनों याद रखना है। ठीक है। अब देखिए जो सौरसेनी का हम थोड़ा सा कल्पना कर लें कि सूर्य की सेना, इसको हम मान लें सूर्य की सेना या सूर्य सोना, सूर्य की सेना या सोना, मतलब सूर्य सोता है, ऐसा याद कर लें। जो सूर्य की सेना है वो सोती है। सौरसेनी का मतलब इसी शब्द से हमने गढ़ लिया, सूर्य की जो सेना है या सोती है। अब ये बताइए जो सूर्य की सेना है वो किधर सोती है, किस दिशा में सोती है? हाँ बहुत बढ़िया, गुजराती भी लिख लेते हैं, बहरहाल हिंदी में नहीं है ये, गुजराती भी। तो बताइए जो सूर्य की सेना है किस दिशा में सोती है, सूर्य किस दिशा में डूबता है? बताएं। पश्चिम में। सुमन ने बताया पश्चिम में। तो सूर्य किधर सोता है? पश्चिम में, इसलिए सौरसेनी से किस विभाषा का जन्म होगा? पश्चिमी का जन्म होगा। एकदम से याद रख लीजिए, किससे? सौरसेनी से किसका जन्म होगा? पश्चिमी का जन्म होगा। और ये गुजराती जो है ये पश्चिमी के अंतर्गत ही आ जाती है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी का जन्म हुआ, पश्चिमी भाषाओं में जो आती है, पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। दूसरा जो है वो राजस्थानी है। राजस्थानी को कैसे याद करेंगे? आप ये बताइए जो सूर्य की सेना है वो किस प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है, या सूर्य का कहर जो है किस प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा है? बताएं। किस प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा इसका कहर है? राजस्थान के ऊपर। कहां है जितेंद्र जी? राजस्थान के ऊपर। क्योंकि आप देखिए कि सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का जो है वही है, तो वहां पर सूर्य का सबसे अधिक प्रकोप है। इस तरह से याद कर सकते हैं सौरसेनी कहां से आई है? राजस्थानी से। तो राजस्थानी हिंदी का, राजस्थानी भाषाओं का जो जन्म हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी या पश्चिमी भाषाओं का जो जन्म हुआ है किस अपभ्रंश से? सौरसेनी से। अब ये तीसरा जो है पहाड़ी है। पहाड़ी में आप ये बताइए कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की सेना है, किस
पृथ्वी के किस स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है? पृथ्वी के किस स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है? हिमाचल पे, पहाड़ पे। कहां पहुंचती है? पहाड़ पर। इसलिए सौरसेनी भाषा का जो एक अलग विभाषा बनती है उसको हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि सौरसेनी से पश्चिमी, सौरसेनी से राजस्थानी, सौरसेनी से पहाड़ी का जन्म होता है। और ये सब क्या है? विभाषाएं। और इन विभाषाओं को और किस नाम से जानते हैं? इन विभाषाओं को और किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं? उपभाषा। ठीक है, इन विभाषाओं को उपभाषा के नाम से जानते हैं। चलिए एक आध और अपभ्रंश ले लेते हैं। तो एक तो सौरसेनी अपभ्रंश हो गया और एक अपभ्रंश का नाम है मागधी। मागधी अपभ्रंश। अभी हम बोलियों को नहीं ले रहे हैं, बोलियों को अगले चरण में लेंगे पूरे ग्राफ के साथ। अभी हम केवल अपभ्रंश और विभाषा या उपभाषा ही ले रहे हैं। तो मागधी क्या है? एक अपभ्रंश का नाम है। और इस मागधी अपभ्रंश से किस विभाषा या उपभाषा का जन्म हुआ है? बताएं। मागधी से। तो इसको कैसे आप याद करेंगे कि मगध जो एक महाजनपद है और कहां पर है? बिहार में है। तो मगध का मतलब आप जान लीजिए बिहारी। इसलिए मागधी का जन्म, मागधी से किस उपभाषा का जन्म हुआ? उसका नाम है बिहारी। तो मागधी से किसका जन्म हुआ है? बिहारी का जन्म हुआ है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक और अपभ्रंश है जिसको हम इसी का आधा कर देते हैं। बिहार के जो आसपास की बोलियां हैं उसको हम इसी मागधी को आधा कर देने से बनाते हैं। तो मागधी को आधा करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? मागधी को हम आधा कर दें तो क्या शब्द बनेगा? अर्धमागधी। क्या बनेगा? अर्धमागधी। अब बिहार से जो सटा हुआ क्षेत्र है वो कहां से शुरू होता है? ये इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, इलाहाबाद से हम यात्रा करें और इलाहाबाद से कहां तक चले जाएं? अयोध्या तक चले जाएं ना। तो यह भी पूछता है कि जो अर्धमागधी का केंद्र है वो कहां पर है? तो बताइए अर्धमागधी का केंद्र कहां है? तो अर्धमागधी का मतलब हो गया कि पूर्वी हिंदी। क्या कहेंगे? पूर्वी भाषाएं। अर्धमागधी से किसका जन्म हुआ? पूर्वी भाषाएं जो हैं, पूरब प्रदेश की जो भाषाएं हैं उसका जन्म हुआ। अब ये आपको बताना है कि अर्धमागधी का जो केंद्र है वो कहां है? अर्धमागधी का केंद्र कल बताया था मैंने। अर्धमागधी का केंद्र अयोध्या। सुमन जी ने सही जवाब दिया। कहां केंद्र है इसका? अयोध्या में केंद्र है। तो अर्धमागधी से पूर्वी का जन्म हुआ। आज हम केवल अपभ्रंश और विभाषा और उपभाषा को देख रहे हैं। अब एक और हमारी विभाषा समझ में आती है। अगली विभाषा कौन सी है हमारी, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? अर्धमागधी, मागधी हो गई, सौरसेनी हो गई। एक और है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कि हो गई पूरी 1 2 3 4 5। एक और हमारे यहां आती है ब्राचड़ या खस। ब्राचड़ या खस भी आती है। तो कहा जाता है इससे पहाड़ी का जन्म हुआ। कुछ लोग इसको पहाड़ी से मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि सौरसेनी से ही पहाड़ी का जन्म हुआ है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि कुछ प्राकृतें थी,
कल कुछ प्राकृतों की भी चर्चा मैंने किया था, जिसमें मैंने पैशाची प्राकृत की चर्चा किया था। तो पैशाची प्राकृत को पिचास भाषा, भूत भाषा या नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। भूत भाषा, नाग भाषा इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो पिचासी क्या है? पिचासी एक प्राकृत है और उसी प्राकृत से कई जो है भाषाओं का जन्म हुआ है, इसीलिए उसको, अब देखिए जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत जो है, जो पंजाब का प्रांत है, पश्चिम उत्तर प्रांत जो है पंजाब का, और जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर भूत भाषा या पिचास भाषा, जिसको पैशाची कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। अब जो ये ब्राचण है, ब्राचण से सिंधी का विकास हुआ है, एकदम सही जवाब है आपका। ब्राचण से सिंधी का जवाब हुआ, जो जन्म हुआ, किसका? सिंधी का जन्म हुआ है। लेकिन जो खस है, खस से लोग पहाड़ी का जन्म भी मानते हैं, खस से पहाड़ी का। ठीक है, तो ये जैसे कुलदीप जी ने पूछा है बिहारी का नाम किस विद्वान ने दिया है, तो ये प्रश्न जो है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको मैं अलग से फिर से बताऊंगा कि बिहारी का नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने क्या दिया, कोलब्रुक ने क्या दिया। एक आपके यहाँ बस चलती है, रेमंड, रेमंड ने भी क्या नाम दिया, कोलब्रुक ने क्या नाम दिया, ग्रियर्सन ने किसको क्या कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने किस बोली का नामकरण किया है। तो ये बोलियों को और उसके नामकरण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो मैं आपको एक ग्राफ में ही बताऊंगा कि किस बोली का नामकरण किसने किया है, ये अलग का चैप्टर है। अभी हम बोली, उपभाषा और अपभ्रंश पर बातचीत कर रहे हैं। शाम को अगर जो लोग सीटेट पढ़ना चाहते हैं, शाम को हमारी सीटेट की कक्षाएं चलती हैं, तो आप सबका स्वागत है, सीटेट की कक्षाएं आकर कर सकते हैं। सुबह के समय हमारी यूजीसी नेट की कक्षाएं चलती हैं। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी 2019 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट 2019 दोनों की कक्षाएं साथ साथ हम चला रहे हैं। एक साथ आप दोनों का रूप ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केवल एक काम करना है, 9628959237 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना है, जो आपके थंबनेल पर लिखा गया नंबर है, उस पर टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट लिख के भेज देना है, सीटेट लिख के भेज देना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो टीजीटी की क्लास भी इसी तरह की है, इसी में जोड़ के पढ़ाया जा रहा है। सीटेट की क्लास शाम को चलती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर शाम को सीटेट की कक्षाओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।